नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। नमस्कार। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की जंग जो है वो हिंसक हो गई है। राज्य में जगह जगह फिर हंगामा शुरू हो गया है। तमिलनाडु की ये खबर हम आपको बताएं उससे पहले जो आज ड्रेस रिहर्सल राजधानी दिल्ली में हुआ है, फुल ड्रेस रिहर्सल परेड, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम की दिल्ली और आसपास सटे इलाके, खासकर नोएडा और NH24 पर जो ट्रैफिक जैम हुआ है उसकी खबर आपको दिखाते हैं। राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान हिंदुस्तान के गणतंत्र की गौरव गाथा देखने को मिली। राजपथ पर वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने अपना दमखम दिखाया। सेना के बेड़े में शामिल जंगी हथियारों का भी प्रदर्शन राजपथ पर किया गया। महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर, गुजरात से लेकर असम तक कई राज्यों ने अपनी संस्कृति की झलकियां पेश की। अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस भी दी। मोटरसाइकिल पर मिलिट्री पुलिस का करतब भी हैरान करने वाला रहा। गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल UAE के 40 सैनिक हिस्सा लेंगे। NSG के जवान पहली बार परेड में हिस्सा लेंगे। वहीं आर्मी की स्पेशल फोर्स का दस्ता नहीं दिखेगा। गणतंत्र दिवस पर अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। UPI और भीम ऐप के जरिए कैशलेस ट्रांजैक्शन की लाइव प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी। और इस बार गणतंत्र दिवस की इस परेड में UAE के सैनिक भी हिस्सा लेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते दिल्ली में आज लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली NCR के लोगों को सुबह सुबह ऑफिस या कारोबार की जगह पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक का बुरा हाल रहा। खासतौर पर ईस्ट दिल्ली और नोएडा से सटे इलाकों में गाड़ियां रेंग रही थी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर के पास, मयूर विहार फेज 1 और NH24 पर भारी ट्रैफिक जाम रहा। इसका जो मुख्य कारण है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि दिल्ली में आज परेड है। 26 जनवरी की जो रिहर्सल है उसके चलते कुछ रास्ते जाम है, जिसके चलते एकदम से प्रेशर नोएडा पर आ गया और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली NCR के दूसरे इलाकों से भी लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की वजह से कई रूट डाइवर्ट किए गए और यही जाम की मुख्य वजह रही। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दिल्ली में पीक आवर्स में कई जगह पर वाहनों की रफ्तार 10 किलोमीटर तक रह जाती है। आंकड़ों के मुताबिक पीक आवर्स में एक सिग्नल को पार करने में गाड़ियों को 11 मिनट से ज्यादा का समय लग जाता है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 8 जंक्शन पर रोजाना जाम के कारण 40,000 किलोलीटर ईंधन बर्बाद होता है। परेड की रिहर्सल का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा। दिल्ली का हवाई मार्ग सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:15 तक बंद रहा। रिपब्लिक डे के मौके पर दिल्ली हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर भी चिपकाए हैं जगह जगह। आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पूरी दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पुलिस ने कई आतंकियों के पोस्टर चिपकाए हैं। दिल्ली पुलिस को इन आतंकियों की तलाश है। पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी अज्ञात वस्तु या संदिग्ध गतिविधि होने पर सीधे पुलिस को सूचित करें। NSG कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के कमांडो, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यूनिट और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती। परेड के दौरान सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के करीब 35,000 जवानों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। राजपथ से लेकर नई दिल्ली के इलाकों में ऊंची इमारतों पर कमांडो तैनात रहेंगे। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस गाड़ियों की कड़ी चेकिंग कर रही है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की जंग हिंसक हो गई है। राज्य में जगह जगह फिर हंगामा शुरू हो गया। चेन्नई में मरीना बीच के पास आइस हाउस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। चेन्नई के अलावा मदुरई के अलंगनल्लूर में प्रदर्शन के दौरान भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। यहां भी प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोयम्बटूर में भी पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन हटाया। जल्लीकट्टू को लेकर पिछले 6 दिनों से चेन्नई के मरीना बीच पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया है।
हालांकि प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लाठीचार्ज को सही ठहराया है। अनपढ़ लोग लगते हैं ये सारे जो प्रोटेस्टर्स, बिकॉज ये कहते हैं ये टेम्पररी है। अरे क्या लॉ कैसी टेम्पररी हो सकती है? लॉ इज परमानेंट अनलेस इट इज रिपील्ड। We requested them to disperse peacefully. We requested them 2-3 times, and then we asked them to clear the agitation place. And then a portion of the agitators vacated the place, and some of them came down to the beach side. चेन्नई में प्रदर्शनकारियों ने जी मीडिया की टीम पर भी हमला किया। इस बीच प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ विधानसभा से डीएमके ने वॉकआउट किया। तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर ने कहा है कि जलीकट्टू पर बैन हटाने वाले अध्यादेश के बदले आज शाम असेंबली में बिल लाया जाएगा। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार कार ने एक शख्स की जान ले ली। पुलिस ने इस मामले में एक 24 साल की लड़की को गिरफ्तार किया है। दिल्ली आईटी के पास एक BMW कार ने वैगन आर टैक्सी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैगन आर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक आउटर रिंग रोड पर कालकाजी से वसंत विहार की ओर जा रही तेज रफ्तार BMW कार बेकाबू हो गई और उसने पीछे से वैगन आर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वैगन आर कार के परखच्चे उड़ गए। अंदाजा लगा सकते हैं इस वैगन आर को देख के कि इसका एक्सीडेंट कितना जोरदार था और उस वक्त BMW कार की स्पीड कितनी होगी। हादसे में जान गंवाने वाला नजरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। नजरुल परिवार में अकेला कमाने वाला था। मेरे चाचा ससुर जब मेरे पास गई रात को 1 बजे, तब मुझे पता चली। मैं तो मेरी बेटी को लेकर सो रही थी और मुझे इसे कुछ पता नहीं था। हमारे कमाने वाला एक ही था। अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, हम क्या करेंगे। हादसे के बाद BMW चला रहा व्यक्ति मौके से फरार हो गया। BMW गाड़ी चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है। अगर कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो हादसों से बचा जा सकता है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रोड एक्सीडेंट से बचने की कुछ टिप्स जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट्स तेज़ रफ्तार की वजह से होते हैं, लिहाजा अपनी रफ्तार से थोड़ा बचें। अपनी गाड़ी को लेन में चलाएं। लेन बदलने से हादसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप लेन में रहेंगे तो हादसे होने की आशंका कम है। मोबाइल पर बात करते वक्त गाड़ी प्लीज़ मत चलाइए और शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए। लाल बत्ती किसी कीमत पर जंप मत कीजिए। सीट बेल्ट हमेशा पहनकर रखिए। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले DND फ्लाईवे से सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। DND फ्लाईवे फिलहाल टोल नहीं वसूलेगा। DND फ्लाईवे अगले 8 हफ्ते के लिए टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने DND को टोल फ्री करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर रिपोर्ट दायर करने के लिए कैग ने 8 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने हामी भर दी। कैग की रिपोर्ट आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक DND फ्लाईवे टोल फ्री रहेगा। कोर्ट ने कैग से DND फ्लाईवे को बनाए जाने में खर्च की गई रकम का ऑडिट करने को कहा है। 26 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 8 लेन के DND फ्लाईवे पर टोल नहीं वसूला जाएगा। SC ने फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया था। DND फ्लाईवे को टोल फ्री करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फ्लाईवे बनाने वाली कंपनी NTBCL सुप्रीम कोर्ट गई है। जब से DND पर टोल वसूली बंद हुई है, जाम लगना कम हो गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही है। टिकट बंटवारे में परिवारवाद के आरोप सबसे ज्यादा लग रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बाद यूपी चुनाव में भारी जीत का दावा किया, तो बीजेपी और BSP ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए अपनी अपनी जीत के दावे किए। दोनों इकट्ठे हो गए हैं और जो उनका प्लेज है कि हम कम्युनल फोर्सेस को हराएंगे, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। इस देश के किसान, नौजवान बहन मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनवाएंगे। सपा को, कांग्रेस को, बसपा को हम सदैव एक मानते थे, एक जानते थे और एक जानते हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन तीनों के एक साथ मिलकर के लड़ने के बाद भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। और बीजेपी की ओर से टिकट बंटवारे में बड़े नेताओं के रिश्तेदारों और बाहरी उम्मीदवारों को तवज्जो दिए जाने के आरोपों पर भी सफाई आई।
लोग अपने अपने तरीके से अपने अलग अलग चीज़ों का आकलन करते रहते हैं, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग भाजपा के वर्कर हैं वो जानते हैं कि मैं पंकज सिंह भी पिछले 16-17 वर्षों से रात दिन एक करके उत्तर प्रदेश के गांव और गलियों में घूमने का काम किया है। मैंने बहुत मेहनत की अपने क्षेत्र में और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी की बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हैं, तो ये चुनाव बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने अब तक यूपी चुनाव के लिए 304 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी अब तक 268 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद कांग्रेस ने भी 41 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीएसपी ने 400 से ज्यादा सीट पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। तो बीजेपी की 155 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो कल आई थी, उसमें बड़े नेताओं के 15 रिश्तेदारों को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर मुहर लगने के बाद से सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि नरेश अग्रवाल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन नरेश अग्रवाल सामने आए और अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और खबरों को छवि खराब करने की कोशिश करार दिया। देखिए, पूरी बेसलेस है और ये मुझको डैमेज करने का प्लान किया जा रहा है। मुझे लगता है इसमें वो लोग हैं जो जिंदगी भर पॉलिटिक्स में न्यूसेंस का काम करते रहे हैं। मैं पूर्णतः समाजवादी पार्टी के साथ हूँ और इस खबर का खंडन करता हूँ। समाजवादी पार्टी में घमासान के वक्त नरेश अग्रवाल लगातार अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े रहे थे। नरेश अग्रवाल 7 बार यूपी के हरदोई से विधायक रह चुके हैं। 1989 तक नरेश अग्रवाल कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस के बाद नरेश अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में बेटे को टिकट नहीं मिलने पर नरेश अग्रवाल बीएसपी में शामिल हो गए। 2011 में बीएसपी प्रमुख मायावती ने नरेश अग्रवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा समाजवादी पार्टी का दामन थामा। समाजवादी पार्टी ने नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को यूपी की हरदोई सीट से टिकट दिया है। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे पर शुरू हुआ घमासान, थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं मिलने से नाराज आयेंद्र शर्मा के समर्थकों ने आज देहरादून में कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर जमकर हंगामा किया, कुर्सियां उठाकर पटकी। कल भी कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही टिकट कटने से नाराज कांग्रेस नेता नवीन बिष्ट के समर्थकों ने कांग्रेस दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की और पार्टी मुख्यालय पर लगे पोस्टर भी उखाड़ दिए थे। आज नहीं तो कल हरिद्वार करेंगे, परवल अक्सर करेंगे, पूरे उत्तराखंड में ये अल्लाह मचता ही रहेगा। देहरादून की सहसपुर सीट से आयेंद्र शर्मा की जगह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को टिकट दिया गया है। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने रविवार को उत्तराखंड में 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस के नाराज नेताओं ने बीजेपी छोड़कर आए नेताओं को तवज्जो दिए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की लिस्ट में बीजेपी छोड़कर पार्टी में आए 4 बागियों को टिकट मिला है। उत्तराखंड के लिए बीजेपी की तरफ से जारी लिस्ट में भी कांग्रेस के बागियों को टिकट दिया गया है।